मैं आरंभ से आरंभ करना चाहता हूं। राष्ट्रपति ने 24 फरवरी को सदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। वे प्रतिवर्ष ऐसा करते हैं, लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं। इस मामले में उनकी स्थिति ब्रिटेन की महारानी की तरह है, लेकिन ब्रिटेन की महारानी को कम से कम संसद सदस्यों का पूरा सम्मान तो मिलता है। यहां तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में टोका टोकी होती है, कभी कभी बहिष्कार होता है, कभी स्थिति इससे भी ज्यादा बिगड़ सकती है। मैं 1957 से अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपतियों के अभिभाषण सुन रहा हूं, और उस दिन बैठे बैठे सेंट्रल हॉल में मैं सोच रहा था कि क्या राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूरी है? क्या यह कर्मकांड बनकर नहीं रह गया है? क्या उस अवसर की गरिमा की हम रक्षा करने में समर्थ होते हैं? क्या राष्ट्रपति के भाषण को टोका टोकी का विषय बनाया जाना चाहिए? ठीक है, हमारा राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह से सारे राष्ट्र को संबोधित नहीं करता है, उसकी संवैधानिक स्थिति भिन्न है। लेकिन हमारा राष्ट्रपति किस कठिनाई में पड़ जाता है, इसका थोड़ा सा विचार करें। पहले उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार द्वारा लिखा गया भाषण पढ़ा, बाद में चंद्रशेखर सरकार द्वारा लिखा गया भाषण पढ़ा, और फिर अभी नरसिंहराव सरकार द्वारा लिखा गया भाषण पढ़ा। अब पता नहीं आज कुछ हो जाए। मैं जानता हूं होगा नहीं। अब राष्ट्रपति को फिर एक नया भाषण पढ़ने के लिए तैयार करना, मैं समझता हूं कि इस पर विचार होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रदेशों में तो स्थिति और भी खराब है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेशों में तो स्थिति और भी खराब है। राज्यपाल जब विधान मंडलों के अधिवेशन में भाषण देने के लिए आते हैं तो हाथापाई के लिए तैयार होकर आते हैं। उन्हें सदन में घुसने से रोका जाता है, बोलने से उन्हें रोका जाता है, उनके ऊपर कागज फेंके जाते हैं, दस्तावेज उनके सर पर उछाले जाते हैं। अनेक राज्यपाल तो भाषण का पहला परिच्छेद पढ़ते हैं और अंतिम परिच्छेद पढ़ते हैं और वापस चले जाते हैं। ये स्थिति ठीक नहीं। क्या आवश्यकता है उन्हें इस मुसीबत में डालने की? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, मैं एक गंभीर मामला उठा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस संबंध में पुरानी परंपराओं को फिर से स्थापित कर दें और आवश्यकता हो तो नई परंपराएं डालने का मौका है। लोकतंत्र को हम उपहास का विषय न बनाएं, नई पीढ़ी के सामने गलत आदर्श न रखें। अगर हम किसी अवसर की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, उस अवसर को टाल दें। आप एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं, इस संबंध में एक आचार संहिता बना सकते हैं। इस समय देश में ऐसी स्थिति है कि कोई न कोई दल कहीं न कहीं शासन में है, और इसलिए इस तरह की व्यवहार की मर्यादा तय करना कठिन नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये भाषण मैं पढ़ रहा था, बड़ी जरूरत से ज्यादा लंबा है।
बातों का समावेश किया गया है। अब राष्ट्रपति के मुंह में छोटी बात रखने की क्या जरूरत है। मैं देख रहा था ये जो 30 परिच्छेद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 30वां परिच्छेद ये बाद में जोड़ा गया है, जल्दी में जोड़ा गया है। पूरा भाषण छोटे छोटे पैराग्राफ में बटा हुआ है, मगर ये जो 30वां परिच्छेद है ये एक लंबा पैरा है। और मुझे ऐसा लगता है, और ये शिक्षा की नीति से संबंधित है। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री कहीं व्यस्त हों, कुकड़ेश्वर से और चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं और उन्हें समय न मिला हो इस परिच्छेद को देखने का। ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता और ये पूरे अभिभाषण में ये ठीक बैठता भी नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि अभिभाषण होना है तो हर एक मंत्रालय का एक न एक नोट जाना है, भेज दो। इस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण को नहीं लिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार जब बनी तो ये आशा की गई थी और सरकार ने भी उद्घोषणा की थी, और सरकार का जो अल्पमत का स्वरूप था उसमें भी ये आवश्यक था कि देश को एक आम सहमति के आधार पर चलाया जाएगा। अगर स्पष्ट बहुमत होता तो भी हम जिन संकटों में आज फंसे हैं, चाहे वे संकट देश की एकता और अखंडता के लिए हो और चाहे वो आर्थिक संकट हो, जब तक उन संकटों से लड़ने के लिए एक समान मानसिकता, एक दृढ़ संकल्प पैदा नहीं किया जाएगा, उन संकटों पर पार पाना मुश्किल है। इसलिए हमें लगा कि सरकार अल्पमत में है लेकिन सबको साथ लेकर चलेगी, एक सहमति का विकास करेगी। कुछ दिनों इसका प्रयत्न हुआ, मगर बाद में स्थिति बदल गई। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं उस इतिहास में पूरी तरह जाना नहीं चाहता। आज सहमति के आधार पर आम सहमति न तो विकसित करने की कोशिश हो रही है, जो सहमति हुई भी है या बनती है उसके अनुसार आचरण नहीं हो रहा है। आखिर मेघालय में क्या हुआ? प्रतिपक्ष के साथ बैठकर, अध्यक्ष महोदय अगर आपको स्मरण होगा, मैं आपको इस विवाद में घसीटना नहीं चाहता, ये तय हुआ था कि वहां की सरकार का फैसला, तकदीर का फैसला विधानसभा पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। दल बदल करके वहां कांग्रेस की सरकार बना दी। क्या ये जरूरी था? मेघालय एक महत्वपूर्ण देश का भाग है, मगर अखिल भारतीय राजनीति में, और अगर मूल्यों की राजनीति की जानी है और अगर सर्वानुमति से इस देश की संकटों पर विजय पाना है, तो क्या मेघालय में जो किया गया वो जरूरी था? जरूरी नहीं। पंजाब के नए मित्र चुनकर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन पंजाब में चुनाव कराने का केवल इतना तो उद्देश्य नहीं हो सकता कि पंजाब से कांग्रेस वाले लोकसभा में चुनकर आ जाए और सरकार की संख्या बल थोड़ा सा बढ़ जाए। उद्देश्य और गहरे थे। हम लोकतंत्र के तकाजे को पूरा करना चाहते थे और इसलिए पहले चर्चा चली कि पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, फिर चर्चा चली कि अलग लड़ेंगी। एक स्तर पर कहा गया कि कांग्रेस वहां सरकार बनाने में रुचि नहीं रखती, वहां तो ऐसी सरकार बनना चाहिए जो आतंकवाद का मिलकर मुकाबला कर सके। दुर्भाग्य से अकाली दल ने बहिष्कार किया, ठीक फैसला नहीं किया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, और मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं इतने भारी भरकम विजय के लिए, कांग्रेस अगर चाहती तो अमरेंद्र सिंह जी को सरकार में शामिल होने के लिए बुला सकती थी और हमारे बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को भी सहयोग के लिए निमंत्रण दे सकती थी। क्या पंजाब की स्थिति आज इस आवश्यकता की मांग नहीं करती?
देश की स्वाधीनता के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्रिमंडल में शामिल करने में संकोच नहीं हुआ था। ये जो वोटिंग हुई है पंजाब में, हिस्सा नहीं लिया इलेक्शन में और लोगों ने अपनी मर्जी से वोटें डाली हैं। अमरिंदर सिंह जी तीन सीट से जीत कर आए हैं, उनकी सरकार निकालेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं वोटों का सवाल खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप टोकेंगे मैं तो कुछ ऐसे सवाल खड़े कर सकता हूं जो खड़े करना ठीक नहीं होगा। हाँ, आपकी दाढ़ी में ये नहीं होना। मेरा सुझाव है, मैं एक दृष्टिकोण आपके सामने रख रहा हूं। मैं जानता हूं आपको पसंद नहीं है। ऐसा होता तो अच्छा होता। आज मेरी मजबूरी है, उसका जवाब मैं खुलेआम नहीं दे सकता। आपको बताऊंगा उसका जवाब। यही तो अध्यक्ष महोदय, सारे मेंबरों के साथ बड़ा अन्याय। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री अपनी मजबूरी बता रहे हैं। आप रामविलास जी बैठ, इसीलिए वो कह रहे हैं कि छुपाने की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री अपनी मजबूरी बताएं, मगर मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री अपनी मजबूती बताएं। There is an amount of propriety in divulging certain matters, certain negotiations, certain talks which we hold with leaders of other parties, and that is my difficulty, sir. In course of time, I would certainly like to take the leaders of the opposition groups into confidence, and I would not like to suppress that. In course of time, if no one has any objection, no one concerned has any objection, the story can come out. अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि अगर किसी दल के साथ स्पष्ट बहुमत हो तो बहुत अच्छा है, 2/3 बहुमत हो तो और भी अच्छा है, संविधान बदलने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन पिछले 10 साल का संसदीय जीवन का हमारा अनुभव इस बात का साक्षी है कि केवल संख्या बल पर इस देश को चलाया नहीं जा सकता। संख्या बल यहां फैसले कर सकता है, मगर इस देश के 80 करोड़ लोगों को अनुप्राणित नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से समस्या इतनी उलझ गई है और कांग्रेस पार्टी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अभी तक एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने या उनके किसी सहयोगी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को दोष दिया, चंद्रशेखर की सरकार को दोष दिया, कुछ मात्रा में वो दोषी हैं भी, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ था और जिसके कारण आज हम दिवालियापन के द्वार पर खड़े हैं, किस स्वाभिमानी व्यक्ति को यह स्थिति अच्छी लग सकती है? कर्जे के बिना काम नहीं चल सकता, कर्जे के साथ शर्तें लगी हैं, लगेगी। रहमन कर तर कर करो, कर तर करो न कोई, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। रहमन ने कहा है कि देने के लिए हाथ ऊपर रखो, अगर देने के लिए हाथ ऊपर है तो समझो ठीक है, और अगर हाथ नीचे लेने के लिए है, अब ये सत्य है। ये बात अलग है कि इस स्थिति का सामना करने के लिए सारे देश को संगठित किया जा सकता था, अनुप्राणित किया जा सकता था। एक तीसरा प्रधानमंत्री से पूछते और ठीक पूछते तो रास्ता क्या है? और मैं अपने वामपंथी मित्रों से कहूंगा
ये बार बार कहना काफी, बार बार कहना अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। देश को बेच दिया है, देश को बेच दिया है। अरे इस प्राचीन और महान देश को कौन बेच सकता है? और अगर हमारे रहते ये देश को बेच दिया जाए तो हम मिट्टी में मुंह दिखाने लायक। ये कहना चेतावनी देना कि हम देश को बेचने नहीं देंगे, कोई इस देश को नहीं बेच सकता। ये देश का मनोबल बनाए रखने का तरीका है और देश को हतबल करके आप इसका मनोबल नहीं बनाए। लेकिन मुझे शिकायत है प्रधानमंत्री जी, वो एक नए विकल्प की खोज के लिए, ठीक है उनके पास समय नहीं था, उन्होंने जल्दी में शपथ ली, रुपए का मूल्यन सोने की बात सी, तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन अब तो समय है, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी का पेंडुलम एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाए और ऐसी स्थिति तक पहुंच जाए कि हम अपने को कठिनाई में अनुभव करें। साम्यवाद विफल हो गया, मगर यह समझने का कोई कारण नहीं है कि पूंजीवाद सफल हो गया है। अमेरिका आज स्वयं संकट में है। वित्त मंत्री तो अर्थशास्त्री है, वो उस दिन हमारे ऊपर बाहें सरफरोशी की तमन्ना। अरे आप हमसे लड़ेंगे? लड़ना है संकट से और लड़ना इस तरीके से कि देश का स्वाभिमान, देश की सर्वप्रभुता भी रहे और विकसित विकासशील देशों के सामने भारत एक नया रास्ता दिखा सके। लेकिन अगर हम खुद रास्ता भूल गए या भटक गए तो नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री अगर सबको बिठाते हैं कि ये संकट है, इसका कैसे हल करें, मैंने कुछ तात्कालिक कदम उठाए हैं, मगर दूरगामी उपाय होना चाहिए। आइए बैठिए, विचार करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानता तीसरा रास्ता है या नहीं, लेकिन हमने कोशिश नहीं, और तीसरा रास्ता होना चाहिए। जो विदेशी कंपनियां यहां आना चाहती हैं वो मुनाफे के लिए आना चाहती है, किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो हमारा उद्धार करने के लिए आना चाहिए। हम किसको आने दें, किस सीमा तक आने दें, किस क्षेत्र में आने दें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अभी तो खुले दरवाजे खोले जा रहे हैं। कोई भी विश्व बैंक का अधिकारी आता है, वित्त मंत्री से मिल सकता है, दरवाजे खुले हुए, आ जाओ। और अगर दरवाजा बंद है तो खिड़की में से भी घुसने की इजाजत है। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले अगर विश्व बैंक के, IMF के अधिकारी आते थे तो हमारे किसी सचिव से सचिवालय में किसी अधिकारी से मिलते थे, लेकिन अब संबंध बड़े घनिष्ठ हो गए। ये घनिष्ठता हमें कहां ले जाएगी? देश को जो बुनियादी परिवर्तन किए गए हैं, और मैं मानता हूं कि कुछ परिवर्तन आवश्यक थे, हमने सरकार की अनावश्यक नियंत्रण हटाने की नीति का समर्थन किया है। हमने नौकरशाही द्वारा जो अवरोध खड़े किए जाते हैं उनको हटाने का समर्थन किया है। प्रगति के लिए प्रतियोगिता जरूरी है, ये यूरोप के कम्युनिस्ट देशों से स्पष्ट हो गया है। लेकिन प्रतियोगिता में मोनोपोली भी बन सकती है, और अगर राज्य की मोनोपोली गलत है तो व्यक्तियों की मोनोपोली भी हमारे लिए कठिनाई पैदा करेगी। ये हमें समझना चाहिए। आज छोटे उद्योग समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें कहां जाना है। जोर दिया जा रहा है ऐसी नीति अपनाने पर जिसमें छोटे किसान का क्या होगा, उसके मन में भविष्य के बारे में आशंका पैदा हो। सरकारी कारखाने घाटे में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चेतावनी दी थी कि पब्लिक सेक्टर में सिद्धांततः कोई बुराई नहीं है। एक पिछड़े हुए देश में स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए, करना पड़ता है, वो जरूरी है, लेकिन जहां जरूरी है वही होना चाहिए। और उसको सफल बनाने के लिए
पूरा प्रबंध होना चाहिए। हमने पब्लिक सेक्टर के कारखाने खोल दिए मगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तैयारी नहीं की। हमने मैनेजरियल क्लास डेवलप नहीं किया। हमने आईएएस अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया। वो आईएएस अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं इसे हमें निकट से देखने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान। कारखाना चलाने में उनका स्टेक क्या है? अगर कारखाना घाटे में चलता है, बीमार हो जाता है, अस्पताल में भर्ती हो जाता है, वो दूसरे कारखाने के मैनेजिंग डायरेक्टर होकर चले जाते हैं। उनकी नौकरी सुरक्षित है। ये कब तक चलेगा? और कारखाने लेने के नाम पर भी भ्रष्टाचार हुआ और अब कारखाने प्राइवेट देने के नाम पर भी, प्राइवेट हाथों में देने के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक कारखाना ले लिया गया था, सीमेंट बनाता था, कहा गया कि चल नहीं सकता। पुरानी सरकार ने ले लिया, मजदूरों ने आंदोलन किया, मजदूरों ने कहा हम कारखाना चलाने को तैयार है। मामला अदालत में गया, अदालत ने कारखाना लेने का फैसला सरकार का रद्द कर दिया। अब वो कारखाना चल रहा है, अच्छा चल रहा है और मजदूरों के सहयोग से चल रहा है। उसे प्राइवेट हाथों में देने की कोई जरूरत नहीं। क्या इस तरह से हर कारखाने का विवेक और विचार करने के लिए शासन तैयार है? मैंने पिछले बार बजट में भाषण करते हुए पश्चिम बंगाल की एक जूट फैक्ट्री का उदाहरण दिया। मजदूर 7-8 करोड़ रुपया देने को तैयार है, जो उनकी जमा पूंजी है। वो कहते हैं कि आप चलाइए, कुछ अपनी मदद दीजिए। अब जहां कारखाना बिना बंद किए कोई रास्ता नहीं है, वहां भी मजदूरों का सहयोग लेना चाहिए। उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। एग्जिट पॉलिसी ठीक है मगर यहां कोई सोशल सिक्योरिटी की सिस्टम नहीं है। मजदूरी से निकलते ही आदमी सड़क पर चला जाएगा, भूखों मरेगा। उसका कहीं ना कहीं प्रबंध होना चाहिए। अब ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो मिलकर बैठकर तय होना चाहिए। ये प्रश्न राजनीति के प्रश्न नहीं हो रहे। अभी तत्काल तो चुनाव भी नहीं होने वाले मगर कांग्रेस से मुझे शिकायत, क्या अपनी संख्या बढ़ाने के लिए शिवसेना को तोड़ना जरूरी था? काय शरदराव तुम्ही सांगा, काय सांगायचं? क्या करने की जरूरत है? आपसे दूर करने की जरूरत। दो मेंबर बनाने का आपका कुछ इरादा हो भी तो सच है। तो कैसे होगा? और अगर लाभ है तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही तात्कालिक लाभ। जनता दल टूट गया, अपने कारणों से टूट गया। मगर मुझे मालूम है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए स्वामी और भूस्वामी और गृह स्वामी उस विभाजन को बढ़ाने में अपनी भूमिका खेलने में लगे हुए थे। आपका बहुमत हो जाए अच्छी बात, मगर याद रखिए केवल बहुमत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। देश आज जिस नाजुक मोड़ पर खड़ा है, बाहर का संकट, भीतर विघटन, आर्थिक क्षेत्र में नई नीतियां अपनाने का आपका संकल्प, मगर उस संकल्प के पीछे इच्छा शक्ति नहीं, जनबल नहीं। देश एक सॉफ्ट स्टेट जिसे कहते हैं बन गया है। कौन त्याग करेगा, कौन कुर्बानी करेगा? टेलीविजन के कारण एक उपभोक्ता संस्कृति पैदा हो रही है और जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं, वो मध्यम वर्ग उस संस्कृति के पीछे दौड़ रहा है। अगर उसके सामने कठिनाई का जीवन रखने का कोई निश्चय है तो आदर्श रखना पड़ेगा। सारे देश में उस तरह के जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा पैदा करना पड़ेगी। ये हम नहीं कर रहे, इसका मुझे दुख है। इस दुख को हम प्रकट करना चाहते। दंगल प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है। वर्तमान स्वरूप में दंगल प्रस्ताव स्वीकार किए भी नहीं जा सकते और सरकार स्पष्ट करे कि समझौते के बाद दंगल प्रस्ताव में संशोधन की, परिवर्तन की गुंजाइश है या नहीं है, और अगर प्रस्ताव अपरिवर्तनीय है उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर गुंजाइश है तो बात करिए। पश्चिमी देशों की भी अपनी समस्याएं हैं। जापान सब्सिडी, अमेरिका में सब्सिडी चल रही है, जापान की अपनी कठिनाइयां, यूरोप के देश
अपने अपने किसानों से जूझ रहे, अपने अपने किसानों की समस्याओं से निपटना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं। हमारे मन में एक कॉम्प्लेक्स भी है, इसका नेतृत्व को समझना चाहिए। हम इतने दिनों तक गुलाम रहे और आज इंटरडिपेंडेंस का युग है। सचमुच में इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद इंटरडिपेंडेंस, उसमें हमारे हितों की रक्षा हो, यह प्रबंध करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर यह बात कह दी जाएगी कि देश को बेचा जा रहा है, लोग बिगड़ जाएंगे। अब बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा, कि सचमुच में कौन बेच रहा है, इसमें गहराई से जाने के बजाय अगर देश में एक भावोन्माद पैदा करना हो तो देश को बेचा जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है, ये किया जा सकता है, ये सरल है। मगर ये महंगी चीज है। मैं इसके खिलाफ चेतावनी देना चाहता। अगर देश को सचमुच में बेचा जा रहा है तो फिर ये सरकार, ये संसद और ये सारा ढांचा आज कोई मतलब नहीं रखता है। वो सर्वोपरि सवाल है, सर्वप्रथम सवाल है। लेकिन मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिनके हाथों में शासन की बागडोर है वो देश को बेच रहे हैं। मैं नहीं ऐसा है। और मैं मानता हूं कि देश के जीवन में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण कभी नहीं आएगा कि लोकतंत्र के मार्ग से ऐसी सरकार चुनकर आएगी जो देश को बेच दे। ऐसा नहीं होगा। आखिर में तो जनता के पास जाने का दरवाजा खुला हुआ है और जो बेचेंगे उनको जनता कटघरे में खड़ा करेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये भावनाओं का सवाल नहीं। कोई मिलकर रास्ता निकालिए, कोई तीसरा विकल्प। पेंडुलम दूसरी तरफ पूरी तरह मत घूमने दीजिए। कहीं ना कहीं संतुलन चाहिए और कहीं ना कहीं नीतियों में सामंजस्य चाहिए। प्रधानमंत्री सर्वानुमति की और आम सहमति की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी पार्टी उन्हें नहीं करने दे। अब तो वो पार्टी के अध्यक्ष हो गए। पार्टी को समझाएं। और ये सत्ता का खेल एक बार देश के भाग्य के साथ खिलवाड़ कर। मैं साक्षी रहा हूं। 1957 से मैं ये खेल देख रहा हूं। हम कहां से कहां पहुंच गए, हमारी संस्थाओं की क्या स्थिति हो गई। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभियोग पत्र तैयार है। मैं तो समझता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा जाएगा कि आपने बहुत अच्छी सेवाएं की हैं, अब आप पधारो। ये नहीं हुआ। अब अगर सरकार कहे कि हम तो चाहते हैं वो पधारे, मगर वो पधारते ही नहीं, तो ये स्थिति भी बड़ी हास्यास्पद है। उनको तैयार करिए। एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ पहले ही मुकदमे की बात हो रही है, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा। याद रखिए, ये देश किसी दिन इस पार्लियामेंट के मेंबरों के खिलाफ खुली अदालत में मुकदमा चलाएगा। ये ठीक नहीं। इसलिए जिन प्रश्नों पर आम सहमति हो सकती है, अभी समय है। आज का वोट तो हो जाएगा। मुझे पता लगा है कि आपने पूरा इंतजाम कर लिया है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आने वाला कल फिर इन सवालों का हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर खड़ा रहेगा और आने वाले कल के सवालों का हम ठीक उत्तर दे सकें। इसलिए राजनीति को एक नया रूप, राजनीति की शैली को एक नई शैली देने की जरूरत है और हम इसी को व्यक्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। वाजपेयी जी, आपका धन्यवाद। आपने जो अध्यक्षीय अभिभाषण के व्यवधान के संबंध में जो सुझाव दिए हैं उस पर अमल बजानी करने की कोशिश की जाए।